नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 5 को। यह आपकी 4 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। इससे पहले जुलाई मंथ में जितनी भी वर्कशीट हमने की थी उन सभी वर्कशीट में हमने बेसिक कॉमन कंसेप्ट को डिस्कस किया था। अगस्त मंथ के बाद जितनी भी वर्कशीट हम करने वाले हैं वो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट रहेगी। यानी इन वर्कशीट के थ्रू हम अब अपना सिलेबस कवर करेंगे। यानी ये वर्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक को डिस्कस करेंगे और उसमें हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन कैसे होता है, कैसे वो अपना दबदबा जमा पाती है, कैसे वो अपने पैर को जमा पाते हैं, कैसे वो व्यापारी बनकर के आए थे और पूरे देश के मालिक बन जाते हैं। ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी तो उस वक्त भारत में मुगल वंश का शासन था। मुगल वंश जिसकी नींव रखी थी बाबर ने। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और औरंगजेब के बाद निकम्मे और कमजोर शासक। यानी औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली, यानी कि अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक जो अंग्रेज थे वो भी एक बड़ी ताकत के रूप में अपनी उभरने लग गए थे। यानी कि धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी ताकत को बढ़ा लिया था और धीरे धीरे जो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थी, यानी कि व्यापारी बनकर के जो भारत में आए थे वो देश के नीति निर्धारक मतलब मालिक बन गए। ये सब कुछ कैसे हुआ, चलिए समझते हैं कि कैसे वो व्यापारी बन के आए थे और कैसे हमारे देश के मालिक बन गए थे। तो 1600 में बात की जाए तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में, जो यानी कि हम ईस्ट की तरफ आते हैं ना इंग्लैंड से, तो पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल कर लिया था। चार्टर हासिल करने का मतलब कि उनको परमिशन मिल गई थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पूर्वी भाग है वहां पर ये व्यापार करेगी। अब जो एकाधिकार मिला था जिसको इंग्लिश में कहेंगे मोनोपोली, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया था। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। यानी इंग्लैंड की केवल एक ही कंपनी इस इलाके में व्यापार कर सकती थी, वो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि उसका कंपटीशन इंग्लैंड से तो एटलीस्ट कम हो गया था। इससे क्या फायदा हुआ कि कंपनी समुद्र पार जाकर के नए इलाकों को खोज कर सकती थी, खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो दो फायदे हुए इस व्यापार के चार्टर से। ओके, पहला फायदा हुआ कि उसका कंपटीशन कम हो गया, यानी कि कोई दूसरी इंग्लैंड की कंपनी उनके साथ कंपीट नहीं कर सकती। दूसरा फायदा ये हुआ कि यहां से क्योंकि वो अकेली कंपनी थी तो वो सस्ते में सामान खरीदती, महंगे में वहां पे बेचती, तो उसका मुनाफा कई गुना बढ़ गया था। लेकिन यह जो शाही दस्तावेज था वो दूसरे यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल, उनको पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। यानी कि यहां पे जो एकाधिकार मिला था किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किससे मिला था? जो ब्रिटेन की महारानी थी उससे मिला था। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी नहीं आ सकती थी, लेकिन दूसरे देशों की तो आ सकती थी। यानी फ्रांस, डच, पुर्तगाल थे, उनको नहीं रोक सकते थे। और जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचते, उससे पहले पुर्तगाली थे वो गोवा में आ चुके थे, अपना डेरा जमा चुके थे। क्योंकि सबसे पहले जो जल मार्ग की बात करें, समुद्री मार्ग की बात करें, यूरोप से भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज है वो वास्को डी गामा ने की थी, जो कि एक पुर्तगाली था। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में पहुंचते हैं, यानी कि किससे पहले? अंग्रेजों से भी पहले पहुंच चुके थे। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी भी जबरदस्त मांग थी। यानी मैग्नेट का काम कर रहा था। यानी वो व्यापारी क्यों आए, उनको किसने खींचा? इसका कारण यह था कि यूरोप में भारत के सूती कपड़े जो सस्ता भी था, बहुत अच्छा बना होता था, रेशम के कपड़े, मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी बहुत अधिक मांग थी। तो व्यापारियों ने सोचा कि क्यों न भारत के साथ व्यापार करके एक मोटा मुनाफा कमाया जाए। तो इसलिए सभी देशों के व्यापारी थे वो भारत की तरफ दौड़ पड़े। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन बढ़ गया। अब बहुत सारी कंपनी कौन सी आ गई? फ्रांसीसी भी आ चुके थे, फ्रेंच भी आ चुके थे, पुर्तगाली भी थे, डच भी यहाँ पर थे। ओके, और उनके साथ साथ अंग्रेज भी थे। अब आपस में जब कंपटीशन बढ़ा तो मोल भाव तो होगा। अब इससे क्या हुआ कि भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लग गई, क्योंकि जब खरीदार एक हो तब क्या होता है? कीमतें कम रहती है। जब खरीदने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमेशा किसी वस्तु की जितनी ज़्यादा मांग होगी उतनी वो वस्तु महंगी हो जाती है। तो भारत में इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा
घटने लगे, यानी कि जितना मुनाफा पहले होता था अब उतना मुनाफा नहीं रहा। अब बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। यानी कि दो चीज़ें थी, एक तो उनको कब्जा करना था किसके लिए, जो संसाधन कच्चा माल था उसके लिए, दूसरा था उन्हें बाजारों पर भी कब्जा करना था जहां पर वो अपना सामान बेच पाए। तो इस होड़ में कंपनियों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है कि किसका दबदबा यहाँ पर रहेगा। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या किया, जहां पर वो रहते थे उसकी किलेबंदी शुरू कर दी। जैसे आप देखते हो ना, रेड फोर्ट है, इसी टाइप के किले बनाने शुरू कर दिए। जो किले थे वहीं पे उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, वहीं पे वो परिवार के साथ रहा करते थे। इस कारण, क्योंकि जब उन्होंने किलेबंदी शुरू की तो उनका टकराव होता है स्थानीय शासकों से भी। यानी कि जो स्थानीय राजा थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि जो व्यापारी आए वो हमारे ही देश में आकर के, हमारे राज्य में आकर के किलेबंदी शुरू कर दे, कल को ये हमला भी कर सकते हैं। जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारी कंपनियों से पहले से दुखी थे, यानी कि क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार यही कर रहे थे, ठीक, और व्यापार के कारण उन राज्यों को पहले से घाटा था और घाटा होने के कारण वो इनसे नाराज थे, केवल मौके की तलाश थे। जब उन्होंने किलेबंदी शुरू की तो उन्होंने इस बात पर ऐतराज किया कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते। जैसे कुछ उदाहरण हम बंगाल सूबे के देखते हैं कि 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी। फैक्ट्री मतलब एक तरीके से किलेबंदी शुरू की गई थी, ठीक। यानी कि किलेबंदी क्या होती थी कि वहीं पर जहां पर वो गोदाम होते थे उनके, वहीं से वो माल की सप्लाई किया करते थे, वहीं वो परिवार के साथ रहते थे और उनकी कुछ सेना भी हुआ करती थी। तो जहां से निर्यात होने वाली चीज़ों को वो जमा किया करते थे। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, हुगली नदी के किनारे लगी थी। ओके, कब, 1651 में। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए मोटिवेट किया कि आप यहीं पर इसके आसपास रहना शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे वो इलाका जहां पर उनकी पहली फैक्ट्री लगी थी वो शहर में तब्दील होने लगे। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया बाद में। ओके, और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, और जिसमें एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बन गया और अब इसे कोलकाता कहते हैं। यानी कि यही जो कोलकाता है उसी जगह पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद व्यापारी वगैरह उसके आसपास बैठ गए, बसने लग गए, और उसके बाद उसकी किलेबंदी कर दी गई और धीरे धीरे ये शहर फैलता गया और आज ये कोलकाता बन चुका है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। यानी यहाँ पर भी उन्होंने धीरे धीरे अपनी नीतियों को एक एक करके, अपनी ताकत को, अपने व्यापार को उन्होंने बढ़ावा दिया। हालांकि ये जो व्यापार को जो बढ़ावा दिया था, ये अधिकार किसको मिला था, कंपनी को मिला था। यानी कि कंपनी थी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। लेकिन कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए व्यापार करना शुरू कर दिया, यानी कि पर्सनल भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ, बंगाल में जो लगान की वसूली होती थी, वही तो आय होती थी, वो बहुत कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया कि कंपनी को हम ऐसे व्यापार करने की अनुमति नहीं दे सकते। अब आगे क्या होता है वो सब कुछ हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे कि आगे किस तरीके से इनका टकराव होता है और टकराव के क्या परिणाम निकलते हैं। 2 ही लड़ाइयाँ होती है, प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर की लड़ाई होती है। तो उनमें क्या होता है ये हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए हम सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं और डिस्कस करेंगे 3 बेहद आसान से प्रश्न। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला। तो व्यापार के एकाधिकार चार्टर के बाद इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से इस इलाके में होड़ नहीं कर सकती थी, पहला फायदा। दूसरा, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया क्योंकि अकेली वही कंपनी थी जो यहाँ से सामान खरीदती और इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बेचती थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, हमारा दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे। और दूसरा है, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों हो गया। तो यूरोपीय व्यापारी सूती वस्त्र, रेशम, मसाले आदि को यूरोप में जाकर बेचना चाहते थे। ओके, भारत से ले जाकर के वहाँ बेचना चाहते थे। यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और इसके कारण उनका मुनाफा कम हो गया। क्लियर। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपके जीवन से संबंधित किसी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। अपने जीवन के उदाहरण के साथ विस्तार से लिखिए। हमें बताना कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ पर, किसी भी जगह पर एकाधिकार हो, मोनोपोली हो जाए, तो आपका जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है। एक अपनी लाइफ से हमें एग्जाम्पल देना है। जैसे किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार है, आम लोगों अथवा ग्राहकों के लिए फायदेमंद नहीं होता। यानी कि एक ही
कंपनी का, एक ही व्यक्ति का दबदबा होता है तो ग्राहकों के लिए, आम लोगों के लिए कभी भी ये फ़ायदेमंद नहीं होता। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक ही कन्फेक्शनरी है, ठीक, ओके, आसपास और कोई कन्फेक्शनरी है, जिसके कारण दुकानदार है वो अधिक पैसे वसूलता है, सेवाएं भी अच्छी नहीं देता, हमेशा अकड़ू बन के रहता है, ठीक से बात भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता मैं एक ही हूँ, दूसरा कोई कंपटीशन वाला नहीं है। और अगर 2-4 शॉप और हो जाए तो क्या होगा? बड़े प्यार से बोलेगा ना। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में भी होता होगा, या आपने देखा होगा कि जहाँ पर सेवाएं कम होती है, जहाँ पर कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पर हमें सेवाएं महंगी मिलती है और सेवाएं अच्छी भी नहीं मिलती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये वर्कशीट अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुगल वंश की नींव किस शासक ने रखी थी। ओके, आपको बताना है कि मुगल वंश की नींव है भारत में किसने रखी थी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।